एमनियोटिक फ्लूइड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे अगर एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके कॉजेज़ क्या हैं। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, अ वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट इन मेरठ। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स नॉर्मली 8 to 15 सेंटीमीटर्स होता है और सेंटाइल चार्ट में इसको नापा जाता है। अगर ये लेस देन 5 सेंटीमीटर होता है तो इसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियोस बोलते हैं, और अगर ये 90th परसेंटाइल होता है तो इसे हम पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं। और अगर हम वैसे देखें तो ये 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, इसे हम माइल्ड पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं। अगर ये 15 से 20 सेंटीमीटर्स होता है तो मॉडरेट पॉलीहाइड्रोमनियोस कहते हैं, और अगर मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है तो ये सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियोस कहलाता है। इसका हम किस प्रकार से पता लगाते हैं? क्लिनिकली भी पॉलीहाइड्रोमनियोस का पता चल जाता है, क्योंकि जो फंडल हाइट होती है, जिसमें यूट्रस की हाइट होती है, वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे एब्डोमेन ज़्यादा टेंस दिखाई देने लगता है और पेशेंट का डिस्कम्फर्ट लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा तरीका तो अल्ट्रासाउंड है, जो कि अल्ट्रासाउंड में हमें एमनियोटिक फ्लूइड का पता चल जाता है कि एमनियोटिक फ्लूइड कम है या ज़्यादा है। अब हम ये देखते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होने के क्या कारण हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मैटरनल कॉजेज़ हो सकते हैं, फीटल कॉजेज़ हो सकते हैं, या इडियोपैथिक हो सकता है। मैटरनल कॉजेज़ में अगर पॉलीहाइड्रोमनियोस को देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है डायबिटीज़। किसी मदर में शुरू से ही डायबिटीज़ होती है, उनमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है। या जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी की वजह से किसी को शुगर बढ़ी है, उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी ख़त्म होने पे नॉर्मल हो जाती है। तो अगर पेशेंट को फ्लूइड के लेवल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो उनका जीसीटी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। जीसीटी में 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है मरीज़ को, और उसके 2 घंटे के बाद शुगर लेवल्स टेस्ट किए जाते हैं। उन 2 घंटों में उन्हें कुछ नहीं खाना होता, और जीसीटी के लिए कोई खाने से रिलेटेड नहीं होता। आप इसको किसी भी समय करा सकते हैं, अनरिलेटेड टू योर मील्स। अगर जीसीटी की लेवल्स एबनॉर्मल होते हैं तो आपको शुगर की मेडिसिन स्टार्ट करनी होती हैं। तो पॉलीहाइड्रोमनियोस एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है ये बताने का कि कहीं मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो स्टार्ट नहीं हो रही है। दूसरा कॉज है ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी में भी पॉलीहाइड्रोमनियोस हो जाता है, जिनमें कि एक प्लेसेंटा और 2 सैक्स होते हैं। तो उसमें ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो जाता है, जिसे TTTS कहते हैं। इसमें एक बच्चे में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और एक में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, उसमें भी पॉलीहाइड्रोमनियोस हो जाता है। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो TTTS को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। फिर आते हैं फीटल कॉजेज़। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे का यूरिन, सलाइवा और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस होते हैं। तो अगर बच्चे की किडनी में कोई दिक्कत है या यूरिनरी ब्लैडर में कोई दिक्कत है तो भी एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल्स ऑल्टर हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर बच्चा इसी एमनियोटिक फ्लूइड को निगलता रहता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और सर्कल चलता रहता है कि बच्चा यूरिन करता रहता है और एमनियोटिक फ्लूइड को निगलता रहता है। बट अगर बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड को निगल नहीं पाया और सिर्फ यूरिन से एक्सक्रीट करता रहा तो भी एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है। किन कंडीशंस में बच्चा फ्लूइड को निगल नहीं पाता? इसमें एक होता है TOF, जिसे ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला कहते हैं। इसमें ट्रेकिया के साथ ईसोफेगस का एक H आकार में कम्युनिकेशन हो जाता है, जिससे बच्चे का सलाइवा ज़्यादा मात्रा में आने लगता है और बच्चा उसको निगल नहीं पाता। इसी तरह से ईसोफेजियल एट्रेजिया हो जाता है, जिसमें कि खाने की नली में रुकावट आ जाती है, या ड्यूडिनल एट्रेजिया होता है, जिसमें कि ड्यूडिनम में रुकावट आ जाती है। ये सब चीज़ें अल्ट्रासाउंड में कभी कभी नहीं भी पता चलती हैं, स्पेशली TOF तो अल्ट्रासाउंड में बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होता है, और बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तभी इन चीज़ों का पता चल पाता है। तो अगर कोई कंजेनाइटल एनॉमलीज़ हैं बच्चे में, स्पेशली TOF, ईसोफेजियल एट्रेजिया या ड्यूडिनल एट्रेजिया, तो भी
पॉलीहाइड्रोमनियोस हो जाता है। कभी कभी कोई भी कारण नहीं होता और एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है। बस इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा फ्रीक्वेंटली ब्लड शुगर टेस्ट कराते रहना चाहिए और फ्रीक्वेंटली ही अल्ट्रासाउंड्स कराते रहना चाहिए। पॉलीहाइड्रोमनियोस में पेशेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए? पॉलीहाइड्रोमनियोस का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये अगर इडियोपैथिक है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैटरनल कॉज है तो आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर पानी की मात्रा ज़्यादा दिखाई दे रही है तो इसमें पेशेंट को रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वाटर बैग लीक करने का डर रहता है और ऐसे में प्रीमेच्योर डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पॉलीहाइड्रोमनियोस से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि वाटर बैग लीक कर सकता है और वो समय से पहले लीक कर सकता है। तो अगर समय से पहले वाटर बैग लीक करता है तो प्रीमेच्योर डिलीवरी की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि यूट्रस का डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो समय से पहले ही यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं, जिससे प्रीमेच्योर डिलीवरी की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ऐसी कंडीशंस में रेस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी कंडीशन होती है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चा स्विम करता रहता है, उसका लोअर पोल है वो फिक्स नहीं हो पाता। जब लोअर पोल फिक्स नहीं हो पाता तो बच्चे की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है। कभी वो ट्रांसवर्स हो सकता है या ब्रीच हो सकता है, क्योंकि बच्चे का बॉल सॉकेट तरह से एक प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो फिक्स नहीं होता है। तो जब प्रेजेंटिंग पार्ट फिक्स नहीं होता और बाई चांस अगर वाटर बैग लीक कर जाता है तो ऐसे में कॉर्ड भी पानी के साथ साथ आ जाती है, जो कि हमारी ब्रांच में एक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और 3 से 5 मिनट में ही सिजेरियन करके बच्चे को पैदा करना पड़ता है। तो ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो, कॉर्ड एक्सीडेंट ना हो, इससे बचने के लिए बेस्ट यही है कि अगर आपके डॉक्टर आपको पॉलीहाइड्रोमनियोस बता रहे हैं तो रेस्ट करें। कोशिश हम यही करते हैं कि प्रेगनेंसी टर्म तक जाए और एक टर्म बच्चा ही पैदा हो। और अगर आपको कोई भी मेडिकल कॉजेज़ हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस को, तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, जिससे कि वाटर लेवल्स बढ़ते ही ना रहें और वहीं पर ही रुक जाएं। आपने ये जान लिया होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स एक कितना इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है बच्चे की हेल्थ के बारे में जानने के लिए, चाहे वो ओलिगोहाइड्रोमनियोस है या पॉलीहाइड्रोमनियोस है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको इससे एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बहुत जानकारी मिली होगी। तो आप अपने डॉक्टर का कहना मानते रहिए एंड विशिंग यू अ हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। बाय बाय।